नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। 4 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होगा। उन 4 सीटों पर चुनाव की राजनीतिक जो घमासान मचा है वो वास्तव में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट यानी फिर इससे ये खुलासा हो जाएगा कि अगले चुनाव में यानी विधानसभा के जब 1 साल बाद चुनाव होंगे तब किसकी सरकार बनेगी और पलड़ा किसका भारी होगा। ये संकेत इस उपचुनाव में मिल जाएंगे, इसलिए इसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। जिन 4 सीटों पर अभी चुनाव है, आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं, पता है, वो तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। ये चारों सीटों पर यहाँ के विधायक लोकसभा में चुनकर चले गए, इसलिए इनकी जगह खाली हो गई और इन पर चुनाव हो रहे हैं। 1 साल के लिए 1 साल के लिए चुनाव होंगे, यानी जो भी विधायक बनेगा उसका जो सेवा काल मात्र होगा वो 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के भीतर चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव की शुरू हो जाएगी, तब तक वो विधायक रहेंगे। लेकिन विधायक तो रहेंगे, इसलिए सब ने बाजी लगा रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी उतर चुकी है और ये 4 सीटों पर ताल ठोक करके उसने दावा किया है, प्रशांत किशोर ने, कि वो सबकी हेकड़ी गुम करा देंगे और जनता उनके प्रत्याशियों को हाथों हाथ लेकर के विजय का रास्ता दिखाएगी। अब देखना यह भी है कि क्या होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो 2022 में AIM के यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायकों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव में 5 हुई थी। उनमें से 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया। आरजेडी के तोड़ लेने से असदुद्दीन ओवैसी अब आरजेडी से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने ताल ठोक रखी है। इन 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में वो भी भाग्य आजमाएंगे। खास करके इमामगंज और बेलागंज जैसी 2 सीटें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, मुस्लिम आबादी को सबसे ज्यादा कहा जा सकता है कि सबसे अधिक आबादी इनकी ही है, तो इन 2 सीटों का समीकरण लड़खड़ा सकता है। जो आरजेडी और यानी इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए में जनता दल यूनाइटेड का जो सेकुलर वोट है वो लड़खड़ा सकता है। और साथ साथ इमामगंज में भी ये परिदृश्य, बेलागंज में भी ये परिदृश्य है। बेलागंज में कहानी कुछ और है, लेकिन एक महत्वपूर्ण खास करके और बात कही जानी चाहिए कि दोनों ही गठबंधन ने इस बार लगता है कि परिवारवाद के नाम पर अपने को बोलने से मना कर लिया है। यानी जो परिवारवाद पर आरोप लगाती थी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन के लोगों पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, उन पर भी ये दांव अब इस बार नहीं चलेगा। ये आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी परिवारवाद का सिक्का चल दिया है। अब जो परिदृश्य उभर कर सामने आया है बेलागंज में, जहां सुरेंद्र यादव 7 बार के विधायक थे, मुस्लिम और यादव बहुल आबादी वाले इस क्षेत्र में उनके ही पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को आरजेडी ने यानी इंडिया फ्रंट में प्रत्याशी बनाया है। और बेलागंज में उसके साथ साथ
खिलाफत हुसैन को, जो कि वहां बेलागंज में भी मुस्लिम आबादी बहुत तेरे है, बहुसंख्यक आबादी कह सकते हैं मुस्लिम आबादी को यादवों के बाद, तो वहां मिर्जा गालिब कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर खिलाफत हुसैन को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। माना यह जा रहा है कि यहां बड़ी जबरदस्त लड़ाई होगी, इसलिए ये प्रशांत किशोर की पार्टी और अब AIM अगर अपना प्रत्याशी देता है तो मुस्लिम वोट बैंक खिसकने की आशंका बढ़ जाएगी, और तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी यादव हैं मनोरमा देवी, उनके साथ सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह का सीधा मुकाबला यादव वोट बैंक में किस तरह से होता है, और मुस्लिम वोट बैंक उसका क्षरण हो पाता है या नहीं, या वो एकमुश्त आरजेडी के साथ खड़ा रहता है, इसकी पहचान होनी है। बेलागंज की लड़ाई बड़ी आसान नहीं रह जाएगी इस बार। इसी तरह से इमामगंज में रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश कुमार मांझी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट जीतनराम मांझी के लोकसभा में चले जाने के बाद खाली हुई है। इमामगंज से वो जीते थे, यानी हम सेकुलर पार्टी की ये सीट थी, और वो भी इस बार हम सेकुलर के नेता जीतनराम मांझी भी कहते कहते बस उसी में उलझ कर रह गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी मौका देने की बात कही थी, लेकिन उनके पुत्र संतोष कुमार मांझी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी यानी जीतनराम मांझी ने अपनी बड़ी बहू दीपा मांझी को यहां से प्रत्याशी बना दिया। तय बात है कि यहां भी NDA परिवारवाद का राग अलापने से बाज आएगा, क्योंकि खुद परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। इसी तरह से अगर हम रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में अजीत कुमार सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया। अजीत कुमार सिंह सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं, यानी जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके दूसरे पुत्र। तो ये भी परिवारवाद के दायरे में आता है, और यहाँ भी अब राष्ट्रीय जनता दल कमोबेश दूसरे पर ये आक्षेप नहीं लगा पाएगा कि परिवारवाद के, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल तो खुद ही परिवार की पार्टी और शुरू से वो परिवारवाद ही करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा सबक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, वो खुद फंस गई। अब देखें आप तो तरारी सीट पर जहां से CPI ML के सुदामा प्रसाद लोकसभा संसदीय लोकसभा आरा से चून करके लोकसभा में पहुंच गए, उस तरारी सीट पर बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने के आसार हैं, क्योंकि CPI ML ने अपने कैडर राजू यादव को यहां उम्मीदवार बनाया है। और जबकि सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी ने लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को यहां से उम्मीदवार घोषित किया। सबसे पहला उम्मीदवार अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस उपचुनाव में किसी सीट से किया है तो वो तरारी सीट से प्रोफेसर क्षमा करिएगा लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उनके बड़े तजुर्बे हैं, उन्होंने भारत के लिए बड़ा नाम कमाया है, बिहार का नाम भी रोशन किया है। उनका कितना प्रभुत्व कायम हो पाता है और प्रशांत किशोर की पार्टी कितना जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, जैसा वो पिछले 1.5 साल से अलग जगा रहे थे, लोगों की उम्मीदों को जगाते रहे थे और लोगों के सपनों को साकार करने की बात कर रहे थे। अब जनता किस तरह से उनकी तरफ आकर्षित होती है, ये लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह जैसे उम्मीदवार को खड़ा करके तरारी में उन्होंने एक दांव चला है। ये साफ साफ पता चल जाने वाला है इस उपचुनाव में कि जनता पिछले की तरफ आकर्षित होती भी है या नहीं, या फिर वही जातीय गुटों में बट करके रह जाती है, जो बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। दूसरा, उधर देखें तो बीजेपी ने फिर अपने जुबान पर ताला जड़ने की एक और कोशिश यहां कर दी है।
सुनील पांडे जो तरारी के कभी विधायक रहे थे, वो तरारी से सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया बीजेपी ने, यानी पार्टी में सुनील पांडे सपरिवार अपने बेटे के साथ शामिल हो गए और उनके बेटे कुमार प्रशांत को यहां से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बीजेपी हालांकि लोकसभा चुनाव में तरारी और रामगढ़ दोनों ही सीटों पर परफॉर्मेंस इनका बेहतर नहीं था, हार गई थी, लेकिन कभी इस लड़ाई में रहे हैं, इसलिए ये बीजेपी के खाते में सीट गई है। मनोरमा देवी जनता दल यू की एकमात्र प्रत्याशी हैं बेलागंज से। इमामगंज में हम के प्रत्याशी हैं, बीजेपी 2 सीटों पर लड़ रही है। अब ये तिकोना मुकाबला होगा कि चौकोना मुकाबला होगा, अभी थोड़ा सा सीट जब AIM के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और चुनाव का परिदृश्य जब समा बांध लेगा, जब 13 नवंबर की तारीख आने नजदीक हो जाएगी, तब ये सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और लिटमस टेस्ट का नतीजा किस तरफ जाता है, किसकी तरफ हरा होता है और किसकी तरफ लाल होता है। आप भी देखिए और देखते रहिए, साथ साथ हमारे इस विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। ये भी निवेदन आपसे बार बार करता हूं कि अगर हमारे काफिले में अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो मेरे चैनल आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।